तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, जहां पे भी होगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इसी के साथ कक्षा 10th का जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री का, मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। निश्चित ही अगर 20-30 मिनट की वीडियो के अंदर इसमें बने रहते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ आपके सामने तैयार की गई है। जो भी नोट्स तैयार किए गए वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए बनाए गए हैं। तो आपको अगर अपना रैपिड रिवीजन करना है और आपको निश्चित ही रिवीजन अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। बिना समय गवाए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं किस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आपके सामने, अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो हमारे आसपास की जो अधिकांश वस्तुएं होती हैं बेटा वो धातुएं होती हैं। क्या होती है? धातुएं होती हैं और साथ साथ क्या होती हैं? अधातुओं से बनी होती हैं। जो भी हमारे पास आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं वो कहीं ना कहीं मेटल या नॉन मेटल से बनी होती हैं। लोहा है, जैसे तांबा है बेटा आपके पास, एल्यूमिनियम है आपके पास, सोना है, चांदी है, जैसी धातुएं निर्माण और उद्योग में उपयोग होती हैं। जबकि अगर हम बात करें बेटा आपके साथ ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, कार्बन की, ये आपके पास अधातु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो आपने ये देख पाए कि हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक होती हैं। जिसमें हम लोग धातुओं के बारे में आपने नाम सुने हैं, कौन कौन से आप मेटल्स की, लाइक आयरन की बात करें, कॉपर की बात करेंगे, एल्यूमिनियम की बात कर ले हम लोग। ठीक है, इंडस्ट्री एरिया में काम आता है। जबकि नॉन मेटल हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन हो गया आपके पास, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस चैप्टर में अगर हम बात करेंगे वी स्टडी, अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो जो हमारे पास मेटल होती हैं उनकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास मेटल नॉन मेटल होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ में आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोरोजन क्या होता है जिसे हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब हम लोग किसी भी आयनिक जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसके बारे में भी आप इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशंस। किसकी डेफिनेशन जानने वाले हैं? डेफिनेशन जानने वाले हैं मेटल की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो अगर हम मेटल की बात करें, धातुएं क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। अ मेटल इज एन एलिमेंट, एक मेटल एक एलिमेंट होता है। एक मेटल क्या होता है? एलिमेंट। दोज लूज द इलेक्ट्रॉन, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इजीली, आसानी से, फॉर द पॉजिटिव चार्ज, और क्या बना लेता है? पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, जिसको हम लोग कैटायन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है बेटा, जब भी कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? पॉजिटिव आयन बनाएगा। इसका मतलब वो वहां पर हम लोग क्या कह देते हैं, उसको कैटायन कह देते हैं। हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, धातु वह तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बेटा? त्याग करता है, मतलब लूज करता है। इलेक्ट्रॉन जो भी लूज करेगा, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो आपको ध्यान रखना है वो क्या बनाता है? धनायन बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कैटायन के नाम से जानते हैं। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर आयरन जो है, कॉपर जो है, सोडियम जो है, वो सारे क्या है आपके पास? धनायन बनाते हैं। सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम बेटा अपने पास कितने पे आता है? सोडियम सर आता है 11 पर। 11 पे आने का मतलब क्या है सर? इसके बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 8 रहेगा, साथ में कितना रहेगा? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है? किसी को दे देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, सोडियम पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है सोडियम क्या है? अपने पास एक धातु है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लिया बेटा? पॉजिटिव आयन बना लिया। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग नॉन मेटल की। किसकी बात करेंगे बेटा? नॉन मेटल की बात करेंगे, यानी अधातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये लीजिए आपके सामने अधातु का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? इसके अपोजिट अगर चलेंगे हम लोग, मेटल के अगर अपोजिट चलेंगे तो नॉन मेटल्स आती है हमारे पास। नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल इज द एलिमेंट, नॉन मेटल एक एलिमेंट होता है दैट गेन, जो क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। और क्या बनाता है बेटा? नेगेटिव आयंस हमारे पास बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? नेगेटिव आयंस ये बना लेता है। इनको हम लोग एन आयंस के नाम से जानते हैं। कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बेटा? रिसीव करती है। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तो इसका मतलब है वो क्या बनाता है? नेगेटिव आयन बनाता है। और जब वो नेगेटिव आयन बना लेता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? नॉन मेटल कह लेते हैं। ठीक है, अधातु वह तत्व होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बेटा। क्या करता है? ग्रहण करता है। और क्या बनाता है बेटा? ऋणायन बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, सल्फर हो गया हमारे पास, क्लोरीन हो गया। जैसे क्लोरीन का एक एग्जाम्पल ले लें तो क्लोरीन कितने पे आता है बेटा? 17 पर आता है।
इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे बेटा, अगर इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहली, फिर क्या आएंगे 8 आएगा, फिर क्या आएगा 17 आएगा। तो इसको कितने की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? अपना ऑक्टेट या तक कंप्लीट करना है तो उसे चाहिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, किसी से रिसीव कर लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो क्लोरीन को लिखा जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, और क्लोरीन नेगेटिव लिखने का मतलब है इस पर आया है सर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये क्या है, आपके पास नॉन मेटल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखने हैं ताकि मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो आप उसको सही कर पाए। ठीक है बेटा, चलिए आगे कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कई बार हमसे पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बोर्ड हमसे पूछता है कि मेटल्स जो होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी 3 से 4 पॉइंट आपको लिखना है। तो आपके सामने लिखे हुए पॉइंट्स हैं, उनको आपको लिख देना है। फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो भौतिक गुण लिखने हैं, किसके, धातुओं के भौतिक गुण लिखने हैं। आपको क्या लिखने हैं, धातुओं के भौतिक गुण लिखने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। लस्टर मतलब चमकीली होती है बेटा, लस्टर मतलब चमकीली। मेटल्स आर सिनी सरफेस, कैसा सरफेस देखने को मिलता है इनके पास, सिनी सरफेस देखने को मिलता है। मेलेबल होती है बेटा, इनको हिंदी में आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आघात वर्धनीयता कहते हैं। कैन बी ईटन इनटू द सीड्स, इसको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं बेटा, कैन बी बीटन इनटू द सीड, मतलब इनको जब आप मेटल को क्या करते हैं बेटा, पीटते हैं तो पीटने के बाद एक पतली सीट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक पतली सीट। तो मेटल में ये आपको मेलेबिलिटी देखने को मिलती है। डक्टाइल देखने को मिलता है, मतलब तन्यता देखने को मिलती है इसमें। कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर, आप देख पा रहे होंगे कि कॉपर की वायर हमारे पास होते हैं, एल्यूमिनियम की हमारे पास वायर होती है। इनको कितना लंबा लंबा बनाया जा सकता है। तो जो लंबा बनाया सकता है वायर के फॉर्म में, इसको हम लोग देते हैं क्या, डक्टिलिटी, यानी तन्यता का गुण भी मेटल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुड कंडक्टर होती है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है हमारे पास। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सुचालक होती है, मतलब कंडक्टर्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करती है, हीट को कंडक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करा देती है। कौन, मेटल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हाइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, मतलब इनका गलनांक कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। गलनांक ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, गलनांक ज्यादा होने का मतलब है ये बहुत कम टेम्परेचर में बहुत जल्दी से नहीं गलती है। ठीक है, अगर बात करेंगे सोनोरस की, मतलब ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। अगर ये गिरती है तो कहीं ना कहीं का क्या बनती है, ध्वनि आपको देखने को मिल जाती है। तो इनमें सोनोरिटी का गुण भी पाया जाता है, यानी ध्वनि का गुण भी इसके अंदर देखने को हमें मिल जाता है। तो आपको याद रखना है, लस्टर होता है, मेलेबल होती है, डक्टाइलिटी होती है, गुड कंडक्टर होते हैं, और इनका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है, और साथ में ध्वनि का गुण इनके अंदर देखने को मिल जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। आगे चलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स की बात करेंगे। जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, देखने में कैसी लगती हैं, आपको वद्दी लगती हैं, डल होती हैं, वो चमकीली होती है, ध्यान रखना है। ब्रिटल मतलब भंगुर होती हैं, भंगुर होने का मतलब बहुत जल्दी से टूट जाती हैं। अगर आप जनरली इसको करेंगे तो क्या करेंगे, टूट जाएंगी। पुअर कंडक्टर होती है, मतलब हीट को और इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर फ्लो नहीं होने देती हैं। इसके बाद बात करेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और नॉन सोनोरस मतलब ध्वनि को उत्पन्न नहीं करती है। अगर आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी लर्न है तो आई थिंक आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, जो नॉन मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टी को आराम से कर सकते हैं। बात करेंगे बेटा एक्सपेक्शन की, अपवाद की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल जाता है। एक्सपेक्शन की बात करेंगे तो अपवाद क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टी। और देखिए सबसे पहले देखो बेटा, लिक्विड मेटल क्या होती है, एक ऐसी मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मरकरी कहते हैं। एकमात्र तरल धातु, तो क्वेश्चन आता है कोई ऐसी धातु का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है। वैसे जनरली सारी मेटल्स क्या होती हैं बेटा, आपकी सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर मरकरी की बात करेंगे आप, तो मरकरी क्या होती है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा भी कह देते हैं बेटा, हिंदी में क्या कह देते हैं, पारा। ये जो होती है बेटा, ये लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, कंडक्टिविटी नॉन मेटल। ग्रेफाइट जो होता है बेटा, जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है बेटा, विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन इसको किस में रखा गया, नॉन कंडक्टर में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना, सॉरी नॉन मेटल्स में रखा गया। ठीक है, इसके बाद लस्टर्स में देखें, अगर नॉन मेटल को, लस्टर में देखें नॉन मेटल को, तो आयोडीन की बात करें, चमकीली अधातु होती है, और चमकीला कैसा था, अधातु, चमकीली होती है लेकिन अधातु होती है। आयोडीन या फिर हीरे की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आगे आपको ये बात याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे ताकि चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। तो धातु और अधातु का कंपैरिजन करेंगे, अपीयरेंस दिखने के अकॉर्डिंग करेंगे, तो धातु कैसी दिखेगी, चमकीली,
अधातु कैसी दिखेगी? आपको डल दिखेगी, ठीक है, भद्दी टाइप की दिख सकती है। मेलिबिलिटी की बात करेंगे पिघलने के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। डक्टिलिटी की बात करेंगे अगर हम, तो प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। कंडक्टिविटी की बात करेंगे, चालक क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, करंट फ्लो करा देते हैं, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। ऑक्साइड नेचर की बात करेंगे तो ये बेसिक नेचर होते हैं। जो हमारे पास मेटल होता है वो कैसा? बेसिक नेचर होता है, और ये एसिडिक नेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन मेटल क्या होता है बेटा? एसिडिक नेचर होता है, और मेटल्स क्या होती है आपके पास? बेसिक नेचर की देखने को मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? केमिकल रिएक्शन की। पहली केमिकल रिएक्शन हमारे पास आती है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स है हमारे पास, धातुओं की रासायनिक गुणों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले बेटा? धातुओं के रासायनिक गुणों की। पहला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कभी भी मेटल, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी बेटा, तो आपको याद रखना है, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी क्या बनाएगी बेटा? मेटल ऑक्साइड बनाएगी, यानी मेटल का क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें बेटा, सोडियम क्या है? एक मेटल है, ठीक है सर। ऑक्सीजन से इसने क्या किया बेटा? रिएक्ट किया। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया? MgO। देखो सोडियम का क्या बनाया? सॉरी, मैग्नीशियम का क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ये भी याद रखना है, कौन सा? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे पास मेटल्स होती है जनरली वो कैसा नेचर दिखाती है? क्षारीय, मतलब बेसिक नेचर दिखाती है। तो जो ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बात करेंगे, सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे मेटल्स की। ले लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, रिएक्शन विद वाटर। अगर हम मेटल को बेटा वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल को जब भी वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। साथ में क्या बनेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो जरा ध्यान से, सोडियम क्या है? एक मेटल है, इसको वाटर से रिएक्ट कराया, क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्षारा बेसिक नेचर है, NaOH बना, साथ में आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाएगी। सोडियम जल से तीव्र अभिक्रिया करता है और क्या निकालता है बेटा? हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपको जरूर ध्यान रखना है, रिएक्शन विद एसिड। ये पेपर में सीधा छपा हुआ देखने को मिलेगा बेटा आपको। रिएक्शन विद एसिड, एसिड की अगर रिएक्शन कराएं हम किससे बेटा? मेटल के साथ। मेटल की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो मेटल की रिएक्शन जब भी एसिड से कराई जाएगी, मेटल की रिएक्शन जब भी एसिड से कराई जाएगी बेटा, तो हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनने के साथ साथ क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बोर्ड हमसे पूछता है मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ की जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है? अगर धातु को अम्ल से क्रिया कराई जाए तो आपको याद रखना है कौन सी गैस निकलती है? वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो Zn की रिएक्शन किससे होगी? आपकी HCl से होगी। तो क्या होगा? ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। एक लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, फोर्थ नंबर की, कि फोर्थ जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? Zn मतलब क्या है? अपने पास एक मेटल हो गई, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो Zn ज्यादा पावरफुल है कॉपर से। ये कहेगा भैया तुम हटो, हम बैठेंगे। विस्थापन अभिक्रिया कई बार डायरेक्ट पूछा थी पहले चैप्टर से, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो आपको सीधा लिखना है, जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा पावरफुल तत्व, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ऐसा भी कह सकते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या कर दे? हटा दे। तो समझ जाओ वहां कौन सी रिएक्शन होने वाली है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक है पावरफुल, यानी मोर रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक जाके जुड़ेगा SO4 के साथ, कॉपर को कर देगा बाहर। अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी? तो ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। चलिए बात करेंगे बेटा, एक और अपने पास आता है रस्टिंग। ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है हमारे पास, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे जंग की लगने की। रस्टिंग क्या होता है? तो आपको सीधा सीधा लिखना है। कभी बार पूछा जाता है कि जंग की प्रक्रिया समझाइए, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, जब भी मेटल जैसे लोहा किसके संपर्क में आता है? ऑक्सीजन के, और साथ में बेटा पानी के संपर्क में आता है, तो क्या होता है? जो हमारी मेटल होती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं बेटा? संक्षारण कहते हैं, या जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। When metal react with oxygen or the water, the metal is corrosion. The metal क्या होती है? कोरोजन करने लगती है, तो यहां पर जंग बन जाती है। क्या बनती है बेटा? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 into XH2O। Fe मतलब आयरन, O क्या है? ऑक्सीजन। आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? 2Fe3
XH2O, ये आपको ध्यान रखना है। लोहे का वायु और नमी के साथ धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है बेटा? जंग लगना या फिर रस्टिंग कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज पर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी हमारे पास होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है बेटा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है बेटा? डेफिनेशन की बात करेंगे इंग्लिश में हम लोग। अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। व्हेन द मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब भी मेटल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, वो भी किसके साथ? उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर, इन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। जब भी किसी भी धातुओं को या किन्हीं भी धातुओं को, जब भी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में हम लोग व्यवस्थित करते हैं, तो वहां पर हमें एक सीरीज मिलती है जिसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज या आपको क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता मतलब मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक हमें श्रेणी मिलती है जिसको क्रियाशीलता श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी के नाम से आप जानते हैं। देखिए आपके सामने सक्रियता श्रेणी भी हमने बनाई है, ये रही आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज। यहां से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये रहा बेटा अपने पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और एजी और एयू, ये आपको देखना है। तो सबसे ऊपर कौन है बेटा? पोटेशियम, सोडियम। तो ये सबसे ऊपर जो उपस्थित है बेटा, सबसे ऊपर जो उपस्थित है वो कैसी होती है बेटा? मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्शन कर लेती है। अगर हम तुमसे कहें बेटा, अगर हम आपसे कहें बेटा कि Fe को बेटा रिएक्ट कराना है CuSO4 के साथ, Fe को रिएक्ट कराना है CuSO4 के साथ। अब देखो बेटा यहां पर आयरन कहां है बेटा? ये रहा आयरन, ये रहा सर। कॉपर कहां है बेटा? ये रहा। तो कॉपर, ये बताओ रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है? रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है? तो आप कहेंगे सर आयरन ऊपर है, कॉपर कहां है? नीचे। तो कॉपर नीचे, इसका मतलब है कॉपर कैसा है? कम रिएक्टिव है। और जो आयरन है वो कैसा रिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्टिव, मतलब वो ज्यादा पावरफुल है। तो ये आयरन कहेगा कॉपर से भैया ऐसा है, हमें ज्यादा पावरफुल, तो तुम हटो, हम बैठेंगे। तो इसका मतलब है Fe जाएगा कहां पे? कॉपर की जगह। तो ये बनेगा FeSO4, साथ में इस कॉपर से कहेगा तुम जाओ बाहर, तो ये बाहर हो गया। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रिएक्टिविटी सीरीज के जो यूजेस होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज कब यूज होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए यूज होती है। कौन सी धातु ज्यादा पावरफुल है रिएक्टिविटी के बेस पर, इसमें भी इसका यूज हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपके सामने एक बढ़िया सा ट्रिक भी बनाई है, तो उसको भी देख के आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कहानी देखते हैं क्या है अपने पास। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अगर मेटल को हमें बाहर निकालना है, धातुओं का निष्कर्षण करना है, क्या करना है बेटा? धातुओं का निष्कर्षण करना है। तो ओर की बात करें बेटा, अगर हम ओर क्या होते हैं? ओर मतलब अयस्क, सिंपल सा मतलब है। पहले हम लोग खनिज देख लेते हैं बेटा, क्या देख लेते हैं? खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं? आ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड, प्रकृति में पाए जाने वाले कंपाउंड मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो भी मेद देखने को मिलते हैं वो सब क्या होते हैं? खनिज। देखो खनिज वह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जिसमें धातु यौगिक के रूप में पृथ्वी परत में क्या होती है? उपस्थित होती है। जैसे हमें मेटल्स कहीं से मिली, ठीक है, कहीं से मेटल अगर हमें खोजनी है तो कोई ना कोई हमें कंपाउंड या पदार्थ देखना होगा। तो जो पदार्थ है वही दरअसल क्या है बेटा? खनिज है। क्या है बेटा? खनिज है। समझ में आई बेटा? तो ये क्या है? खनिज वह प्राकृतिक होता है जिसमें धातु के यौगिक के रूप में पृथ्वी पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अयस्क क्या होते हैं। जिन खनिज से जो हमारे पास अयस्क होते हैं यानी ओर होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? दरअसल खनिज होते हैं यानी मिनरल्स होते हैं। जिन मिनरल से धातु लाभदायक रूप से निकाली जाती है उन्हें क्या कह देते हैं? ओर कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? ओर। तो एवरी ओर इज ऑल्सो अ मिनरल, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स जो ओर होते हैं वो कहां से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं। मतलब जो अयस्क होते हैं वो कहां से मिलते हैं? खनिज से। देखो ये लिखा है जिस खनिज से धातु निकाली जा सकती है। तो ऐसे सारे खनिज जिनसे धातुओं को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? आपके अयस्क कहलाती है। बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग धातु को कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया? ओर ले लिया बेटा। क्यों ले लिया? ओर मतलब अयस्क ले लिया। क्या ले लिया बेटा? अयस्क ले लिया, ठीक है। ओर ले लिया हमने, ठीक है सर, ओर ले लिया आपने। ओर लेने के बाद क्या करना है? सबसे पहले कंसंट्रेशन करना है, सांद्रण करना है, उसको धोना है एक तरीके से, ठीक है। फिर रोस्टिंग करना है, भर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं भंजन या फिर भर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। कैल्सिनेशन ध्यान रखना है बेटा, कैल्सिनेशन भर्जन और आपका भर्जन और निस्तापन, गंधन भी बोल देते हैं, निस्तापन सही रहता है इसका वर्ड, निस्तापन। क्या होता है बेटा? निस्तापन, ठीक है। तो भर्जन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओर को गर्म करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओर को गर्म करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओर को गर्म करना क्या होता है? रोस्टिंग।
कैल्सिनेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? रोस्टिंग, सॉरी कैल्सिनेशन या फिर निस्तापन कहलाता है। रिडक्शन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का क्या करना होता है? इसमें ऐड करना होता है। फिर रिफाइनिंग मतलब शोधन कर देते हैं। ये हमारे पास 5 प्रक्रियाएं होती हैं, तो हम धातु को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या करना है? सबसे पहले सांद्रण करना होता है आपको, यानी उसको धोना होता है अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। उसके बाद रोस्टिंग करना होता है। रोस्टिंग करने का मतलब है क्या करना है? वायु की उपस्थिति में किसी मेटल किसी भी ओर को गर्म करने की प्रक्रिया रोस्टिंग कहलाती है। कैल्सिनेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है और मेटल जो हमारे पास और होती है उसको गर्म किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका कैल्सिनेशन कहलाता है। और आपका रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का योग जब हम कराते हैं तो उसको हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग रिफाइनिंग कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें मेटल क्या हो जाती है बेटा? मिल जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो बात करेंगे बेटा कोरोजन की। सबसे पहले बात करेंगे कोरोजन की। कोरोजन एंड प्रिवेंशन, जो कोरोजन होता है उसको कैसे हम लोग, कोरोजन क्या होता है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर और द मॉइस्चराइजर इज कॉल्ड कोरोजन। सीधी सीधी बात, वायु और नमी के कारण धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। वायु की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति में, वायु की और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे धातु का क्या होना? नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ठीक है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द एयर ऑफ मॉइस्चराइजर इज कॉल्ड कोरोजन। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे बेटा इसको बचा सकते हैं? कैसे इसको बचा सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं। कैसे इसको हम बचा सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास कहानी हो गई। अरे यार, देखिए प्रिवेंटिंग कर ले रहे हैं इसको। ये रहा रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं? पेंटिंग कर लो, ठीक है, रंग लगा लो, ऑयल भी लगा सकते हैं मेटल में। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बहुत अच्छी है। जस्ते का कई बार क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी मेटल पर जस्ते की परत चढ़ाना, किसी भी मेटल पर जस्ते की परत चढ़ाना, किसी भी मेटल पर जस्ते की परत चढ़ाना, किसी मेटल पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है। एलो फॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं बेटा। ठीक है, एलो फॉर्मेशन में धातु बना सकते हैं, एक धातु के साथ कोई भी दूसरी धातु मिला देते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं? धातु का आपका उसको अच्छे से बचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स की, कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? फॉर्मेशन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हमारे पास होते हैं उससे क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो क्या बना? पॉजिटिव। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, नेगेटिव। NaCl जब बना तो सोडियम क्लोराइड यहां पर बन जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील होते हैं। कंडक्टिविटी कैसी होती है बेटा? गलत अवस्था में चालक फॉर्म में मिलते हैं। मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं बेटा। ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं और अवस्था में मिल जाते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेंगे फटाफट से हम लोग। ठीक है, मैलिबिलिटी की बात कर ले रहे हैं, ये सब तो ठीक है अपने पास, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्विक रिवीजन में अगर हम लोग देख लें फटाफट से, रिवीजन भी देख ले रहे हैं फटाफट से। मेटल क्या होती है? जो लूज करती है किसको? इलेक्ट्रॉन को। नॉन मेटल क्या होती है? जो गेन करती है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, रस्टिंग में क्या होता है? एयर और वाटर की नीड होती है तो रस्टिंग हो जाता है, संक्षारण कह देते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करती है? कम अभिक्रियाशील को हटा देती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको 20 से 30 मिनट में आपको पूरा रिवीजन हो गया होगा। तो इसको आप एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि सारी चीजें आपकी एकदम से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। बाकी कल के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और पेपर अच्छे से देना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।